चैप्टर 11 to 14। अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपने भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। यक्षांश कुछ देर बाद चेंजिंग रूम से बाहर आया। अभी उसने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जहां पहले उसके छोटे छोटे बाल थे उसने अब अपने बालों को थोड़ा बड़ा कर लिया था जिससे उसके लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे। यक्षांश मिरर के सामने आया और अपने बालों को सेट करने लगा। फिर वही मिरर के पास रखे अपने ब्रांडेड वॉच को उठाकर हाथ में पहने और परफ्यूम लगाकर पूरी तरह से रेडी हो गया। वो अपने एक हाथ को अपने बालों में घुमाकर खुद को देखा। आरजू जो कि अभी भी बेड पर ही बैठी थी वो चोर नजरों से रह रहकर यक्षांश को देख रही थी और अभिनव वही आरजू के साइड में बैठा बस लगातार उससे बातें किया जा रहा था। पर आरजू का ध्यान तो यक्षांश पर ही था। यक्षांश जो कि मिरर के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था उसे भी ये एहसास था कि आरजू उसे ही चुपके चुपके देख रही है। वो एकदम से सामने आरजू की तरफ मुड़ा तो आरजू हड़बड़ा गई। वो तुरंत अभिनव की तरफ देखने लगी। आरजू को इस तरह से हड़बड़ाते देखकर यक्षांश के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई जो कि कुछ सेकंड में गायब भी हो गए। यक्षांश फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चल अब बस कर और कितना पकाएगा। अब क्या चाह रहा है कि आज ही वो पागल हो जाए तेरे बकबक सुनकर। अभिनव यक्षांश की बातें सुनकर मुंह बनाया और धीरे से बड़बड़ाया, खुद तो बात करता नहीं और जब मैं कर रहा हूं तो इसे कीड़ी मच रही है। फिर बैग पर से उठा और बोला, लगता है तू रेडी हो गया, चल मैं भी जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। इतना कहकर अभिनव फिर वहां से जाने लगा। तभी वो पीछे मुड़कर आरजू की तरफ देखते हुए बोला, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आरजू बस अपने गर्दन को हमें दिला दी। वही यक्षांश अभी उस लड़की को देख रहा था और फिर वो भी रूम से बाहर चला गया। आरजू बेड पर से धीरे धीरे नीचे उतरी और चलकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई। उसे याद आया कि उसके पास तो एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। ये सोचते हुए वो अपने कपड़ों को एक साइड में रखी। फिर जल्दी से शॉवर लेकर एक बार फिर से वही अपने पुराने कपड़े जो उसने पहले पहन रखी थी वो फिर से उसी लहंगे को पहन ली। आरजू रूम में आई लेकिन उसके बाल गीले थे। वो टॉवल से अपने बालों को पोंछ रही थी और फिर ऐसे ही अपने गीले बालों को छोड़कर रूम से बाहर आ गई क्योंकि उसे इस वक्त बहुत तेज भूख लगी हुई थी। कल सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था। वो रूम से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर यक्षांश और अभिनव दोनों बैठे हुए थे। अभिनव आरजू को देखा तो बोला, अरे तुम आ गई, क्या तुमने शॉवर नहीं लिया। आरजू जल्दी जल्दी अपने गर्दन हिला दी जैसे बोल रही हो कि हाँ मैंने शॉवर लिया है। वही अभिनव की आवाज़ सुन यक्षांश भी अपनी नज़रों को ऊपर कर आरजू की तरफ देखा। उसके गीले बालों से टपक रहे पानी की बूंदें उसके गोरे गोरे सॉफ्ट गालों पर पड़ रहे थे जिस कारण वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई खिले गुलाब पर ओस की बूंदें पड़ी हो। ना चाहते हुए भी यक्षांश की नज़रें उस पर ही ठहर गए थे। भले ही आरजू ने वही कपड़े पहन लिए थे लेकिन फिर भी आरजू अभी किसी खिली हुई गुलाब की तरह लग रही थी। तभी अभिनव आरजू को टेबल पर आने का इशारा किया तो आरजू आकर बैठ गई। अभिनव आरजू के बगल में बैठा और बोला, डोंट वरी, मैं समझ गया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। आज शाम को मैं जल्दी फ्री होकर आऊँगा, फिर तुमको शॉपिंग मॉल में ले चलूँगा, तुम अपने लिए कपड़े ले लेना। आरजू बस अपनी गर्दन हिला दी। वही यक्षांश ये सब कुछ देख और सुन रहा था पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। आरजू की नज़र जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट पर गई तो उसका मुंह बन गया जहां जले हुए टोस्ट, बटर, जूस और फ्रूट्स रखे थे। वो देखी कि यक्षांश और अभिनव उसे ही खा रहे थे। ये सब देखकर तो आरजू की भूख ही मर गई। तभी अभिनव बोला, क्या हुआ, ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या। अब आरजू क्या बताए कि उसे भूख तो बहुत लगी है पर सामने रखे ब्रेकफास्ट को देख उसका कुछ मन नहीं कर रहा था। पर वो बिना कुछ बोले चुपचाप बिना मन के ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर में सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर यक्षांश अभिनव के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गया। अब यहाँ पर सिर्फ आरजू ही रुकी हुई थी। आरजू वापस से रूम में जाकर बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ यक्षांश अभिनव कार में बैठे हुए थे। यक्षांश अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए बिना अभिनव की तरफ देखे बोला, पता करो ये लड़की कौन है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। लेकिन क्यों, वो तो बहुत ही मासूम और प्यारी भी है।
क्या तू उसे यहाँ से भागना चाहता है? देख, तू अगर इसे भगाना चाहता है तो बता दे, मुझे तो ये बहुत पसंद है। यक्षांश अभिनव की बात सुन उसे तीखी नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, तुझे जो बोला जा रहा है वो चुपचाप से कर, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यक्षांश की बात सुन अभिनव फिर से मुंह बना लिया। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुका। बिल्डिंग के बाहर खड़ा एक गार्ड भागते हुए आया और बैक सीट का डोर ओपन किया। यक्षांश अपने सूट के बटन को ठीक करते हुए बड़े ही स्टाइल में कार से बाहर आया। वहां से गुजर रहे लोगों की नजरें यक्षांश पर टिकी हुई थी। यक्षांश की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी सभी की नजरें उस पर चली जा रही थी। वही लड़कियां तो उसके कहर वाले पर्सनैलिटी को देख घायल हो रही थी। यक्षांश खड़े होकर उस बिल्डिंग की तरफ एक नज़र देखा जहां पर सेंटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था रावत इंडस्ट्रीज। अभिनव यक्षांश के पास आया और फिर दोनों ही साथ में उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। जैसे ही यक्षांश बिल्डिंग के अंदर गया वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय उसे देख ग्रीट करने लगे। उस पार्टी के बाद से सभी को पता चल चुका था कि यक्षांश ही उनका न्यू प्रेसिडेंट है। यक्षांश किसी पर भी ध्यान दिए बगैर तेज कदमों के साथ चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वही वहां काम कर रही लड़कियां तो यक्षांश को देखकर आहें भर रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, हाय, हमारा बॉस कितना हैंडसम है ना। बॉस एक बार मेरी तरफ देख लेते तो मेरा इतना तैयार होकर आना सफल हो जाता। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ यार, मेरा तो जी कर रहा था कि अभी जाकर कसकर बॉस को गले से लगा लूं और उन्हें किस कर लूं मैं। पहली लड़की बोली, सच में यार, क्या कातिलाना स्टाइल है बॉस का, और क्या बॉडी है, क्या मसल्स है यार उनका। आई एम डाइंग टू हिम। वैसे अभी तक तो हमने सिर्फ विक्रम सर को देखा था, लेकिन बॉस के सामने तो विक्रम सर कुछ भी नहीं है। वही पीछे से आ रहा विक्रम ये सब कुछ सुन लिया, जिससे उसे अभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। विक्रम के साथ मिताली भी थी। मिताली जब सभी लड़कियों को इस तरह से यक्षांश की तारीफ करते हुए सुनी तो उसे भी बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से में सभी की तरफ घूर कर देखी और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, इन सब की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे यक्षांश पर नजरें डालने की। तुम सब चाहे कुछ भी कर लो, वो सिर्फ मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। विक्रम को देखते ही वहां काम कर रहे सारे एम्प्लॉय जल्दी जल्दी अपने काम करने लगे। वो लड़कियां जो गॉसिप कर रही थी वो सब भी चुप हो गई। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं विक्रम सर ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। वही विक्रम तो इस वक्त गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। वो एक नज़र घूर कर सभी एम्प्लॉयज की तरफ देखा, फिर तेजी से चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अब तक यक्षांश अपने केबिन में पहुंच चुका था। विक्रम भी लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वो लिफ्ट से बाहर आया और तुरंत प्रेसिडेंट के केबिन की तरफ बढ़ गया। विक्रम ने सोच लिया था कि आज वो अच्छे से यक्षांश को उसकी औकात दिखाएगा। वही मिताली भी उसके साथ ही साथ आ रही थी। उसके तो कुछ और ही प्लान थे। अब तो वो विक्रम को सिर्फ एक टूल की तरह यूज कर रही थी। वो मिताली के लिए एक सीढ़ी था यक्षांश तक पहुंचाने का। विक्रम गुस्से में केबिन का डोर बिना नॉक किए एक झटके में ओपन करके अंदर आ गया। यक्षांश सामने प्रेसिडेंट चेयर पर बैठे हुए अभी कुछ इन्वेस्टर से बातें कर रहा था। यक्षांश के सामने ही अनामिका रावत भी बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि विक्रम ऐसे केबिन में आ गया है तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। यक्षांश को भी विक्रम को वहां इस तरह से बिना नॉक किए आते देख गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए था। विक्रम यक्षांश की तरफ देख गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यू ब्लडी फिटीचर, 2 कौड़ी के इंसान, तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ। अभी विक्रम इतना ही बोल पाया था कि चटाक की तेज आवाज उस पूरे केबिन में गूंज उठा और विक्रम का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। मिताली ये देख हैरान रह गई। विक्रम गुस्से से अपने नजरों को ऊपर करके देखा तो सामने अनामिका रावत खड़ी थी। अपनी दादी को वहां देखकर विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आया। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। तभी अनामिका रावत गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से अपने प्रेसिडेंट के केबिन में बिना नॉक किए अंदर आने की। विक्रम कुछ बोलता उससे पहले अनामिका रावत अपना हाथ दिखाकर बोली, बस अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ, जस्ट गेट लॉस्ट, दफा हो जा यहाँ से, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती हूँ। विक्रम और मिताली बस हैरानी से खड़े उन्हें देख रहे थे। विक्रम एक नज़र यक्षांश की तरफ देखा जो कि बड़े स्टाइल से चेयर पर बैठा पेपरवेट को घुमा रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थे।
जैसे वो विक्रम का मजाक उड़ा रहा हो। ये देख विक्रम तो जैसे गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था, तो वो केबिन से बाहर जाने लगा। वही कोई था जो अपनी हवस भरी निगाहों से यक्षांश को घूरे जा रही थी। सामने खड़ी मिताली बस यक्षांश को अपनी हवस भरी नजरों से घूरे जा रही थी। यक्षांश इस वक्त इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि मिताली की नज़र उस पर से हट ही नहीं रहे थे। वही यक्षांश ने एक बार भी मिताली की तरफ नहीं देखा। यक्षांश तो विक्रम को बस जाते हुए देख रहा था, और विक्रम की बेइज्जती देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। वो अभी भी तिरछी स्माइल किए विक्रम को देख रहा था। विक्रम केबिन का गेट ओपन करके बाहर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र मिताली पर गई। वो तुरंत आया और मिताली के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मिताली, अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। मिताली विक्रम के साथ तो जा रही थी, लेकिन उसकी हवस भरी नजरें अभी भी यक्षांश पर ही थी। यक्षांश अपने नजरें फेर लिया और सामने बैठे इन्वेस्टर से बातें करने लग गया। कुछ देर में सारे इन्वेस्टर्स यक्षांश से हाथ मिलाए और एक स्माइल के साथ बोले, मिस्टर रावत, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ ये डील साइन करते हैं और हम सब आपके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। यक्षांश बस हल्का मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। यक्षांश का यही लुक तो लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता था। उसका शांत स्वभाव और फेशियल एक्सप्रेशन सभी को उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देते थे। अनामिका रावत भी अपने पोते की तरफ ही देख रही थी। उन्हें यक्षांश में अपने बेटे अभिमन्यु की झलक दिखती थी। अभिमन्यु भी ऐसा ही था, बहुत कम बोलने वाला और अपने काम में डेडिकेट रखने वाला। सभी इन्वेस्टर्स के जाने के बाद विक्रम, जो कि अभी भी ऑफिस में ही था, अनामिका रावत ने विक्रम को केबिन में बुलाया। इस बार विक्रम केबिन के डोर पर नॉक किया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी अभी भी केबिन में ही थी। अंदर से यक्षांश ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, कमिंग। ये सुनते ही विक्रम ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और केबिन का डोर ओपन कर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे मिताली भी केबिन में आ गई। अनामिका रावत मिताली को घूर कर देख रही थी, क्योंकि वो मिताली को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये यक्षांश की पहली बीवी है और वो पैसों के लिए ही उसे छोड़ दी है। पर वो अभी कुछ नहीं बोली। विक्रम केबिन में आकर यक्षांश के सामने रखी चेयर पर बैठ गया। अनामिका रावत भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठी थी। अनामिका रावत विक्रम की तरफ देखकर बोली, हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आए थे? विक्रम पहले नाराजगी से अपनी दादी की तरफ देखा और फिर बोला, दादी, आपने इस तरह से सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। क्या आपको जरा सा भी नहीं लगा कि आप अपने पोते को इस तरह से सबके सामने थप्पड़ मार रही हैं, वो भी किसी पराये के लिए? जैसे ही अनामिका रावत ये सुनी, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। वो टेबल पर अपने एक हाथ को पटकते हुए बोली, लगता है मैंने जो तुम्हें थप्पड़ मारा उससे तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। अपने दादी की बात सुन विक्रम एक पल के लिए डर गया और उसके हाथ अचानक से अपने गाल पर चले गए। फिर वो अपनी दादी से बोला, दादी, आप बार बार ऐसे इस पराये इंसान के लिए मुझे नहीं डांट सकती। अनामिका रावत उसे घूरते हुए बोली, व्हाट रबिश, क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है या फिर सुबह सुबह नशा करके आए हो? दिख नहीं रहा सामने बैठा शख्स कोई पराया नहीं, मेरा बड़ा पोता और तुम्हारा बड़ा भाई है। अपनी दादी की बात सुन विक्रम तेज तेज हंसने लगा। वो उसी तरह हंसते हुए बोला, वो दादी, वो अच्छा है। इस फटीचर ने आपको बेवकूफ़ बनाया और आप इसकी बातों में आ गई। आपको पता भी है ये 2 कौड़ी का इंसान किसी काम का नहीं है। इसे तो एक रेस्टोरेंट वाला भी अपने यहाँ जॉब पर ना रखें, और आपने इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट इसे बना दिया। क्या सोचकर आपने इस फटीचर को रोड से उठाकर यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया? क्या देखा आपने आखिर इस लड़के में? यक्षांश अपने लिए बार बार फटीचर वर्ड सुन रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। यही तो बात थी उसमें। उसके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता बहुत ही हाई लेवल की थी और उसके चेहरे पर भी नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रहते थे, जिससे इंसान को पता भी नहीं चलता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अनामिका रावत को भी विक्रम की बातें सुन गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, विक्रम, खबरदार जो मेरे बड़े पोते को कुछ भी बोला तो। और हाँ, तुम्हें पता भी है कि क्या देखा मैंने इसमें? तो सुनो, जो मैंने इसमें देखा वो तुम में मुझे आज तक नहीं दिखा। विक्रम बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने हाथों को बांधा और अपनी दादी से बोला, अच्छा ऐसा क्या देखा आपने दादी? मैं भी तो जानूं क्या काबिलियत देख लिया आपने।
अनामिका रावत भी बड़े एटीट्यूड के साथ विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आज तुमने देखा नहीं, अभी यहाँ इतने सारे इन्वेस्टर आए थे। विक्रम अपनी दादी की बात सुना तो उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, क्योंकि उसे अपने गाल पर पड़े थप्पड़ याद आ गए जो दादी ने सबके सामने उसे मारा था। वो कुछ नहीं बोला। वही अनामिका रावत विक्रम के चेहरे की तरफ देखते हुए आगे बोली, ये सब टॉप कंपनी के इन्वेस्टर्स थे और ये सब सिर्फ यक्षांश के कारण ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी डील भी साइन किए हैं। तुम बताओ, तुमने आज तक क्या किया है? कितनी डील हमारी कंपनी को लाकर दिए? कितने इन्वेस्ट तुम्हारे कहने पर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आए? अनामिका रावत की एक एक बातें विक्रम को चुभ रहे थे। हालांकि वो जो भी बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी, पर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि जो भी बात हो ये सब सच है। फिर कुछ सोचते हुए विक्रम बोला, मैं नहीं मानता कि ये सभी इन्वेस्टर्स इस फटीचर के कारण आए हैं। अरे इसे तो कल तक कोई नहीं जानता था, और अचानक से इतने इन्वेस्टर्स इसके कारण कैसे आ जाएंगे? हाँ, वो सब इस कारण जरूर आ रहे होंगे कि ये अब यक्षांश रावत बन चुका है। कल तक गलियों में घूमने वाला, सड़कों की खाक छानने वाला यक्षु आज एक इतने बड़े कंपनी का मालिक यक्षांश रावत जो बन गया है। इस कारण ये इन्वेस्टर से यहाँ आए थे। इसे रावत खानदान का टैग जो मिल चुका है, वरना इसकी तो कोई पहचान ही नहीं। अनामिका रावत ये सुनी तो तिरछा मुस्कुराकर बोली, वह क्या बात है, वैसे तुम्हारे बात में तो काफी दम है। लेकिन एक बात मैं तुमसे बोलूं विक्रम, रावत खानदान का टैग तो तुम्हें पैदा होते ही मिल गए है, लेकिन फिर ये इन्वेस्टर आज तुम्हारे पास क्यों नहीं आए? जबकि वो सब अच्छी तरह से जानते थे कि इस अंपायर का नेक्स्ट प्रेसिडेंट तुम ही बनने वाले हो। फिर भी आज तक एक भी इन्वेस्टर्स तुम्हारे कहने पर यहाँ नहीं आए, और ना ही एक भी डील तुमने साइन करवाई। क्या तुम्हारे अंदर वो दम नहीं था, या फिर रावत खानदान का टैग तुम पर शूट नहीं किया? अनामिका रावत एक तरह से विक्रम पर तंज कस रही थी। वही विक्रम को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि कैसे दादी उसकी साइड ना लेकर उस कल के आए यक्षांश की साइड ले रही है, और यक्षांश तो चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे, और वो अपने हाथ में क्यूब को लिए उसे सॉल्व कर रहा था। वही विक्रम तो लगातार अपनी दादी से बहस करने में लगा हुआ था। उसके बगल में बैठी मिताली तो बस जी भर के यक्षांश को देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसे मौका मिले तो वो यक्षांश को खा ही जाएगी। वो यक्षांश की पर्सनैलिटी को देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक्स हस्बैंड इतना हैंडसम है। जी कर रहा है कि अभी तुम्हें खा ही जाऊं। कोई बात नहीं यक्षांश, बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बार फिर से अपने लिए पागल बनाकर मानूंगी। एक बार मेरी तरफ देख तो लो माय डियर एक्स हस्बैंड, आज मैं तैयार होकर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। एक बार तो नज़र उठाओ और मुझ पर देखो। पागल ना हो गए तुम तो, मेरा नाम मिताली नहीं। पर यक्षांश ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अभी अनामिका रावत और विक्रम के बीच बहस हो रहा था कि उसी समय यक्षांश का फोन वाइब्रेट हुआ तो वो उठा और बोला, एक्सक्यूज अस। बोलकर वो अपना फोन लिया और केबिन से बाहर चला गया। मिताली यक्षांश को ऐसे जाते हुए देखी तो कुछ सोच उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गए। वो एक नज़र विक्रम की तरफ देखी जो अपनी दादी से बहस करने में लगा हुआ था। ये देख वो मौके का फायदा उठाए और चुपके से वो केबिने से बाहर चली गई। यक्षांश के हाथ में फोन था और उस पर कॉल आ रहा था। वो केबिन से निकलता है और दूसरी साइड कॉरिडोर में गया। फिर वहां खड़े होकर कॉल पिक किया। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से अभिनव की आवाज आई। वो बोला, यार मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को शॉपिंग पर भी तो ले जाना है। यक्षांश ने जब अभिनव के मुंह से आरजू के लिए अपनी स्लीपिंग ब्यूटी वर्ड सुना तो उसके पकड़ फोन पर कस गए। उसका मन कर रहा था कि अभी फोन के अंदर घुसकर अभिनव को दो चार लगा दी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल किए था। वो अभी बातें कर ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसे पीछे से उसे बाहों में जकड़ लिया। अचानक ऐसे किसी के पकड़ को महसूस करते ही यक्षांश के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो एकदम से उस लड़की के हाथ को पकड़कर दूर झटक दिया और वो लड़की सीधे मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। यक्षांश अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की कोई और नहीं मिताली है। इस वक्त दोनों के ही चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। जहां मिताली अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से यक्षांश की तरफ देख रही थी, वहीं यक्षांश अपने गुस्से भरी लाल आंखों के साथ उसे घूर रहा था। यक्षांश को इस वक्त मिताली पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
वो उसे अपने लाल आंखों से घूर रहा था। वही मिताली हैरान थी कि यक्षांश ने ऐसा कैसे किया, लेकिन फिर वो सोची शायद यक्षांश ने उसे नहीं देखा, इस कारण उसने उसे धक्का दे दिया। ये सोचकर वो खड़ी हुई और एक बार फिर से यक्षांश की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ बेबी? तुम इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम तो मुझसे इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। पर सच तो ये है कि आज भी मेरे बस एक टच करने से तुम्हें अपने शरीर में एक तेज कट सा लगा है ना बेबी? यक्षांश उसे घूरते हुए बोला, हु द हेल आर यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? यक्षांश की बात सुन मिताली और हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए यक्षांश की तरफ देख रही थी। वही यक्षांश उसे इस तरह से देख रहा था जैसे सच में वो मिताली से पहले कभी ना मिला हो और आज फर्स्ट डे है जब वो मिताली से मिल रहा हो। मिताली एकदम से आगे बढ़ी और यक्षांश के गले में अपनी बाहें डालकर उसके करीब झुकने लगी। ये देख यक्षांश की आंखें और भी बुरी तरह से जलने लगे। उसका चेहरा सख्त हो गया था। वो अपनी लाल आंखों से मिताली को घूरते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी। लेकिन मिताली भी इतनी आसानी से कैसे दूर होने वाली थी? वो तो थी ही एक नंबर की धित लड़की, शर्म नाम तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी यक्षांश के पास ही चिपकी हुई थी। ये देखकर यक्षांश थोड़े सख्त आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा दूर हटो। मिताली अपने उंगलियों को यक्षांश के चेहरे पर बड़े ही सेक्सुअल तरीके से टच करते हुए बोली, बेबी तुम मुझसे नाराज हो ना? मुझे पता है मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम अभी बहुत गुस्से में हो, पर बेबी मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। आई एम सॉरी, मैं वापस से तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। हम दोनों एक बार फिर से शादी कर लेते हैं ना? विल यू मैरी विद मी अगेन? ये बोलते हुए मिताली धीरे धीरे यक्षांश के होठों की तरफ बढ़ रही थी। मिताली जैसे ही यक्षांश के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली थी, यक्षांश एकदम से उसे खुद से दूर धकेल दिया, जिससे इस बार बुरी तरह से मिताली मुंह के बल फर्श पर गिर गई, जिससे उसके हाथ और पैर में भी चोट आ गए थे। उसके सिर पर भी हल्का चोट आ गया, जिससे उसके मुंह से एक आह निकल गई। यक्षांश मिताली को जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि उसी समय पीछे से एक तेज आवाज आई, मिताली क्या हुआ तुम्हें? ये आवाज किसी और की नहीं विक्रम की थी। विक्रम जब केबिन में मिताली को नहीं पाया तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर आया और वो जैसे ही यहाँ पहुंचा वो यक्षांश को मिताली को धक्का देते हुए देखा। विक्रम भागते हुए मिताली के पास आया और फर्श पर गिरी हुई मिताली को उठाया। मिताली विक्रम को देखते ही एक्टिंग करने लगी और उसके गले रखकर रोते हुए बोली, बेबी वो मैं गिर गई। ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। हालांकि ये आंसू असली थे या नहीं आप सभी समझ ही गए होंगे, पर विक्रम तो उसके आंसू को सच ही मान रहा था। मिताली को रोते देख विक्रम यक्षांश की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिताली को धक्का देने की? यक्षांश जैसे ही कुछ बोलने वाला था तभी मिताली विक्रम के सामने अच्छी बनती हुई बोली, बेबी तुम इसे कुछ मत बोलो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मेरा पैर स्लिप कर गया था, तुम गलत समझ रहे हो बेबी। यक्षांश मिताली को एक घिन भरी नजरों से देख रहा था। वही विक्रम मिताली को घूरा और बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगी मिताली? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसने किस तरह से तुम्हें धक्का दिया है। मैं सही कह रहा हूं ना? ये बोलते हुए विक्रम यक्षांश की तरफ गुस्से से देखा। यक्षांश उसी तरह एटीट्यूड के साथ विक्रम की तरफ देखकर बोला, यस यू आर राइट, मैंने इसे धक्का दिया। विक्रम थोड़े तेज आवाज में बोला, पर क्यों? ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो, लगता है तुम्हारा प्यार कम पड़ रहा है इसे, इसीलिए तो ये मेरे पास आई है, प्यार की भीख मांगने के लिए। यक्षांश की बात सुनकर विक्रम हैरान हो गया। वो मिताली की तरफ देखा तो मिताली मासूम बनकर बोली, नहीं बेबी ये गलत बोल रहा है, मैं भला इसके पास क्यों जाऊंगी, झूठ बोल रहा है ये। यक्षांश मिताली को तीखी नजरों से घूरा तो मिताली डर गई, लेकिन वो अभी भी एक्टिंग करते हुए विक्रम से बोली, मैं सही बोल रही बेबी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, अगर ये पसंद होता तो मैं इसको क्यों छोड़ती। ये बोलते हुए वो विक्रम से जाकर चिपक गई। विक्रम मिताली के झूठे घड़ियाली आंसू देख पिघल गया और यक्षांश की तरफ देख उससे गुस्से से बोला, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान के पीछे क्यों भागेगी मेरी मिताली? भला ऐसा क्या है तुझमें जो वो तेरे पास जाएगी? विक्रम की बात सुन यक्षांश अपने कॉलर को ठीक किया और अपने दोनों हाथों को पेट के पॉकेट में डाल
बड़े स्टाइल से खड़े होकर अपने एक भवें उचकाकर बोला, मुझे बताने की जरूरत है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। विक्रम गुस्से से दांत पीसते उसे मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वहां पर अनामिका रावत आ गई और वो ये सब देख अपनी तेज आवाज में बोली, विक्रम खबरदार जो उस पर हाथ उठाया वो यहाँ का प्रेसिडेंट है और अपने प्रेसिडेंट पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि फिर तुम्हारा क्या होगा। अनामिका रावत की बात सुन विक्रम के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। फिर वो अपनी दादी की तरफ देखा और गुस्से से बोला, दादी आप इसे समझा दीजिए कि ये दूर रहे मेरी मिताली से। लगता है शायद आपको पता नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि मिताली और इसका क्या रिलेशन था, ये दोनों। तभी अनामिका रावत अपना हाथ दिखाए और बोली, मुझे सब पता है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा है। ये बोलते हुए अनामिका रावत मिताली को घूर कर देख रही थी, जिससे मिताली बुरी तरह से घबरा गई और वो विक्रम की शर्ट को कसकर पकड़ ली। अनामिका रावत से विक्रम से बोली, अपनी इस 2 कौड़ी की गर्लफ्रेंड को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकलो। खुद के लिए 2 कौड़ी वर्ड सुनकर मिताली को बहुत तेज गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर अनामिका रावत के मुंह पर 2 थप्पड़ लगा दे, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी नजरों को नीचे झुकाए विक्रम से चिपक कर खड़ी थी। वहीं विक्रम को भी अपनी दादी का ऐसे मिताली को 2 कौड़ी का बोलना अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो अपनी दादी को कुछ बोलने वाला, पर दादी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दी। तो विक्रम खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और मिताली का हाथ पकड़ा, उसे लेकर वहां से चला गया। मिताली विक्रम के साथ जा रही थी, पर वो जाते हुए भी यक्षांश को ही तिरछी निगाहों से घूरे जा रही थी। विक्रम के जाने के बाद अनामिका रावत यक्षांश की तरफ देखी तो यक्षांश दूसरी तरफ अपने चेहरे को किए खड़ा था। ये देख अनामिका रावत उसके कंधे पर अपना हाथ रख हल्का सा थपथपाई और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वही यक्षांश चलकर वही साइड में लगे ग्लास विंडो के पास गया और वो ग्लास विंडो के पास खड़ा बाहर का नजारा देखने लग गया। बाहर से आधी शहर दिखाई दे रही थी। वो इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से नीचे सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। नीचे चल रहे लोग किसी चींटी की तरह दिख रहे थे। वो बिना किसी भाव के पूरे शहर को अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। उसके आंखों में अनकहे जज्बात दिखाई दे रहे थे। ये वही शहर है, ये वही रोड है जिन पर वो नंगे पांव इधर से उधर पूरे दिन कड़ी धूप में घूमता था। वही दूसरी तरफ यक्षांश का दोस्त अभिनव जब अपार्टमेंट पहुंचा तो वो हाल में देखा, वहां पर उसे आरजू कहीं नहीं दिखी। उसे समझते देर नहीं लगा कि आरजू कहाँ होगी। वो तुरंत यक्षांश के रूम की तरफ चला गया, लेकिन जब अभिनव को आरजू यक्षांश के रूम में भी नहीं दिखी तो वो चौंक गया। वो खुद से बोला, आखिर ये लड़की कहाँ जा सकती है। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। वो समझ गया कि आरजू वही होगी। वो मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ गया तो आरजू वही बालकनी में खड़ी थी। उसके काले घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और अभी उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था कि कोई रूम में आ गया है। तभी अभिनव की आवाज उसके कानों में गई, ये क्या स्लीपिंग ब्यूटी, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। आरजू अभिनव की तरफ इस तरह से देखी जैसे मानो पूछ रही हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तैयार क्यों होना है। अभिनव मुस्कुराया और बोला, अरे मैंने कहा था ना कि मैं शाम को जल्दी आऊंगा और फिर तुमको शॉपिंग कराने के लिए ले चलूंगा। ये सुनते ही आरजू की आंखों में एक चमक आ गए। वो अभी भी इसी लहंगे में ही थी। अभिनव उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आरजू अभिनव की बात पर उसकी तरह देख कुछ इशारे में बताए, जिसे अभिनव समझ नहीं पाया, तो वो तुरंत अपना फोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। आरजू उसे लेकर उस पर टाइप करके लिखकर अभिनव की तरफ कर दी। अभिनव उस पर लिखे वर्ड को पढ़ा, मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। ये सुन अभिनव मुस्कुराया और बोला, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था, चलो फिर इसी तरह साथ में चलो। ये बोल वो आरजू को अपने साथ लिए अपार्टमेंट से बाहर आया और कार में बिठाकर शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ गया। आरजू अभिनव को देख रही थी। अभिनव पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। आरजू इशारे में पूछी कि आपके दोस्त नहीं आए। अभिनव फिर से नहीं समझा। वो फिर से अपना हाथ फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया तो आरजू उस पर टाइप करके लिख कर दी, वो जो आपके साथ एक लंबे से जो आपके दोस्त थे वो कहाँ है, वो नहीं आए। अभिनव जब ये पढ़ा तो मुस्कुरा दिया। उसे अच्छा लगा कि आरजू यक्षांश के बारे में पूछ रही है।
वो तुरंत आरजू की तरफ देखकर बोला, अरे वो नहीं आएगा, तुम्हें नहीं पता वह एक नंबर का खड़ूस अकड़ू है। मैंने उसे बताया पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, इसलिए मैं खुद ही आ गया। तुम मुझ पर ध्यान मत दो, उस पर नहीं, वरना तुम भी पागल हो जाओगी, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक राक्षस है। ये सुन आरजू हंसने लगी। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुका। अभिनव और आरजू दोनों ही कार से बाहर आए और फिर दोनों साथ में शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ गए। अभिनव ने आरजू के हाथ को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे मानो वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। आरजू ने तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी। अभी वो दोनों शॉपिंग मॉल के अंदर जाते उससे पहले ही पीछे से एक भारी आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? इस आवाज को सुन जहां अभिनव समझ गया था कि उसके पीछे अभी कौन है, तो वो मुस्कुरा रहा था। वही आरजू को नहीं पता था कि उनको कौन बुलाया है, तो वो पीछे मुड़कर देखी। वहां खड़े शख्स को देख वो चौंक गई। उनके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं यक्षांश था, जो कि उन दोनों को घूर कर देख रहा था। उसी समय अभिनव भी पीछे मुड़ा और यक्षांश को देख हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे तू यहाँ पर कैसे? तुझे तो ऑफिस में काम था ना, और तू अपने इम्पोर्टेंट वक्त छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? अब क्या तुझे भी शॉपिंग करनी है? यक्षांश कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी तीखी नजरें बस अभिनव के हाथों पर टिके हुए थे, जो कि आरजू के हाथ को कसकर पकड़ रखे थे। ना जाने क्यों यक्षांश को ये देख अच्छा नहीं लग रहा था। वही अभिनव ने जब ये महसूस किया, तब उसे अंदर ही अंदर और भी ज्यादा हंसी आने लगी। वो यक्षांश को चिढ़ाने के लिए आरजू के हाथ को और भी कसकर पकड़ लिया, फिर उसे खुद से चिपकाते हुए यक्षांश की तरफ देखकर बोला, अरे यार तू यहाँ क्यों आया? तुझे तो पता है ना मैं तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आया था। क्या है ना इसके पास कपड़े नहीं है? तो मैंने तो तुझसे पहले कहा था कि मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लूँगा और फिर शॉपिंग के लिए जाऊँगा। अगर तुझे भी शॉपिंग करनी है तो ठीक है, तू चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकता है। यक्षांश अभी भी बुरी तरह से अपनी जलती हुई निगाहों से अभिनव के उस हाथ को घूरे जा रहा था, जिस हाथ ने आरजू की नाजुक कलाई को पकड़ रखा था। यक्षांश की नज़रों को देखकर अभिनव को उसे पर बहुत हंसी आ रही थी। अभिनव यक्षांश से कुछ बोलता उससे पहले ही यक्षांश उसे इग्नोर कर शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। यक्षांश को इस तरह से गुस्से में जाते देख आरजू घबरा गई। उसे लगा कि यक्षांश इतना गुस्सा क्यों है। वो इशारे में अभिनव से पूछी कि आपका दोस्त इतने गुस्से में क्यों है? अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, इसका मुंह तो ऐसे ही सड़ा हुआ सा रहता है। तुम ना उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम चलो मेरे साथ शॉपिंग करना है। आरजू मुस्कुरा दी और फिर वो अभिनव के साथ शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। अभिनव को तो बार बार यक्षांश का गुस्से वाला चेहरा याद आ रहा था और वो मन ही मन बोला, उफ बेचारा मेरा फ्रेंड, इतनी जलन। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बस हाथ पकड़ने से तू इतना जल्द भूल जाएगा। पर कोई ना, अभी तो शुरुआत है। अभी देख तू आज कैसे शॉपिंग मॉल में तू हमें देख जल कर कोयला ना हो गया। तो मेरा नाम भी अभिनव नहीं। अभिनव आरजू को लेकर लेडीज सेक्शन में आया। वो आरजू से बोला, चलो अपने लिए जल्दी जल्दी अच्छे कपड़े पसंद कर लो। वही यक्षांश भी उनके पीछे पीछे आया था और उन दोनों को आपस में बातें करते हुए अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। उसे उन दोनों को इतने करीब देख न जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। वही आरजू अभिनव की बात सुनकर मुस्कुराए, फिर जाकर कपड़े सेलेक्ट करने लगी। अभिनव भी आरजू को देख मुस्कुरा रहा था। ये सब वो जानबूझ के कर रहा था। वो सिर्फ यक्षांश को जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश काम भी कर रही थी। अभिनव ने देखा कि आरजू काफी ज्यादा कंफ्यूज है। वो बार बार हर कपड़ों को उठाती और उन्हें देखकर वापस रख देती। ये देखकर अभिनव खुद आरजू के पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम्हें कपड़े नहीं पसंद आ रहे हैं? आरजू मासूम सा चेहरा बनाकर अपने गर्दन को नामे हिला दी, पर सच्चाई तो ये थी कि वो सभी कपड़े इतने महंगे थे कि उनकी प्राइस टैग देखकर आरजू कपड़ों को वापस से रख दे रही थी। आरजू अभिनव से इशारे में बोली, यहाँ कोई कपड़े अच्छे नहीं हैं, हम चलिए बाहर चलते हैं। लेकिन अभिनव नहीं समझा और बोला, देखो तुम कुछ मत बोलो, अब चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े सेलेक्ट करता हूँ। इतना कहते हुए वो एक स्टैचू पर टंगे कपड़े को निकालकर आरजू के ऊपर लगाकर चेक करने लगा और तुरंत उसे पैक करने के लिए बोला। ये देख आरजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी, क्योंकि वो एक शार्ट ड्रेस था। आरजू तुरंत उसे मना करती, लेकिन उससे पहले ही अभिनव उसे ले लेता है।
वो दोनों बार बार यही कर रहे थे। आरजू को ऐसे करते देखकर अभिनव बोला, अच्छा तो तुम मानोगी नहीं, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अभिनव उसे परेशान करने के लिए और भी शार्ट ड्रेस ले लिया और उसे शॉपिंग बैग में रखा। आरजू उसे मना करने लगी और बार बार कपड़ों को वापस से बैग में से निकाल कर रख देती। इस तरह से दोनों एक दूसरे को परेशान करते हुए हंस रहे थे। वहीं कुछ दूर पर खड़ा यक्षांश तो उन दोनों को इतना हंस हंस कर बातें करते देख ही जल भून रहा था। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। अचानक ही उसके माइंड में कुछ आया। वो अपने पैंट के पॉकेट से फोन निकाला और एक मैसेज किसी को सेंड कर दिया। मैसेज सेंड करने की कुछ ही सेकंड बाद अभिनव का फोन बजने लगा। अभिनव अपना फोन निकालकर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर अभिनव का मुंह बन गया। वही यक्षांश अभिनव के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अभिनव फोन रखने के बाद आरजू की तरफ देखकर बोला, यार स्लीपिंग ब्यूटी एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ना किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा, वह भी अभी। बहुत इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें शॉपिंग तो नहीं करा सकता। आरजू उसे समझाते हुए इशारे में बोली, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करनी, चलिए आप मुझे घर छोड़ दीजिए। लेकिन अभिनव बोला, अरे नहीं, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए लाया था और तुमने तो अभी कुछ नहीं लिया। इतना कहकर अभिनव तुरंत यक्षांश जो कि दूसरी तरफ चेहरे के खड़ा था उसके पास आया और बोला, यार तू यहाँ शॉपिंग कर रहा है ना, तो प्लीज़ उसकी भी थोड़ी हेल्प कर देना। मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है, तो अब तू उसकी थोड़ी हेल्प कर दे। यक्षांश बड़े ही एटीट्यूड के साथ अभिनव की तरफ देखा और बोला, पर मैं क्यों करूँ, तू लेकर आया है ना, तो तू करा शॉपिंग, मुझसे क्यों बोल रहा है। अभिनव बोला, यार अब इतना एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है, अपने एटीट्यूड को तू बाद में दिखा देना, पर अभी प्लीज़ उसकी हेल्प कर दे और मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। शॉपिंग के बाद उसे सही सलामत घर लेकर चला जाना। यक्षांश कुछ बोलता उससे पहले ही अभिनव उसे बाय बोलकर जल्दी से वहां से चला गया। अभिनव को ऐसे हड़बड़ी में जाते देख यक्षांश के होठों के मिस्टीरियस स्माइल गहरे हो गए। वहीं आरजू चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी और उसने भी सब कुछ सुन लिया था कि अभिनव ने यक्षांश को उसके साथ रहने के लिए कहा है और उसे शॉपिंग कराने के लिए भी, पर उसे तो यक्षांश से बहुत डर लगता था। जैसे ही यक्षांश उसकी तरफ मुड़ा, आरजू इशारे में उससे कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे घर ले चलिए। ये देख ना जाने कोई यक्षांश को इतना तेज गुस्सा आया कि वो कसकर उसके कलाई को पकड़ा और बोला, क्या कहा, तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए? इतनी देर से तुम उसके साथ तो बड़े ही मजे से हंस हंस कर शॉपिंग कर रही थी, और जैसे मैं शॉपिंग कराने के लिए आया तो तुम्हारे नखरे शुरू हो गए। अब चुपचाप से चलकर शॉपिंग करो, मैं तुम्हारे ये नखरे नहीं देखने वाला। यक्षांश ने इतना कसकर आरजू की कलाई को पकड़ रखा था कि उसके उंगलियों के निशान आरजू की नाजुक को कलाई पर पड़ चुके थे, जिससे आरजू को बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई। यक्षांश ने जब ये देखा तो एकदम से उसकी कलाई छोड़ दिया और अपने भारी आवाज में बोला, चलो अब जल्दी से, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं जो मैं तुम पर वेस्ट करूं। आरजू को यक्षांश की बातें हट कर गई। वो अपनी नजरों को नीचे झुकाए चुपचाप से जाकर कपड़े देखने लगी, पर वही हर बार की तरह इस बार भी वो प्राइस टैग देखकर कपड़ों को रख देती। यक्षांश को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से आरजू के पास गया और एक साथ कई कपड़ों को आरजू के ऊपर लगाकर चेक करते हुए वहां खड़ी एक लेडी एम्प्लॉय के हाथों में पकड़ाता गया। आरजू तो आंखें फाड़े बस यक्षांश को देख रही थी। 5 मिनट में ही यक्षांश ने करीब 20 कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे। वो उसे रोकना चाह रही थी, पर यक्षांश के खतरनाक लुक को देख उसकी हिम्मत नहीं हुई। यक्षांश एक पटियाला सूट लिया और आरजू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जल्दी से जाकर चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके आओ। यक्षांश के ऐसे बोलने पर आरजू वहां से नहीं हिली। ये देख यक्षांश को और गुस्सा आ गया। वह एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए चेंजिंग रूम की तरफ ले गया। फिर एकदम से चेंजिंग रूम का डोर खोल उसे अंदर लाया और एक झटके में उसे वॉल की तरफ धक्का दे दिया, जिससे आरजू की पीठ पर हल्की सी चोट लग गई और दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। यक्षांश एकदम से आरजू के बिल्कुल करीब आ गया और बोला, अब ये रुक क्यों रही हो और मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? आरजू अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। यक्षांश उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम बोल क्यों नहीं रही?
आरजू डर के कारण और रोने लगी थी। उसने अपने चेहरे को नीचे झुका रखा था, पर उसके गुलाबी होठ यक्षांश को साफ दिखाई दे रहे थे। यक्षांश की गहरी निगाहें उसके होठों पर ठहर चुके थे। आरजू के होंठ भी बुरी तरह से कांप रहे थे। यक्षांश उसी तरह आरजू के होठों की तरफ देखते हुए फिर से बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्यों डरती हो मुझसे? इतना क्या मैं इतना भयानक लगता हूँ तुम्हें? आरजू ना ही यक्षांश की तरफ देख रही थी और ना ही कुछ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। वही यक्षांश आरजू के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आरजू का चेहरा उसे अपनी तरफ हिप्नोटाइज कर रहा हो और यक्षांश ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा जा रहा था। यक्षांश की गहरी निगाहें बस आरजू के गुलाबी सॉफ्ट होठों पर ही ठहरे हुए थे। अभी उनके होंठ एक दूसरे की इतने नजदीक थे कि अगर उन दोनों में से कोई भी हिलता तो दोनों के ही होंठ एक दूसरे से टच हो जाते। ये महसूस कर आरजू और भी घबरा रही थी। वही यक्षांश तो जैसे अब किसी होश में ही नहीं था, और जब वो खुद को नहीं रोक पाया तो वो उन दोनों की होठों के बीच की दूरियों को मिटा दिया। यक्षांश अपने होंठ आरजू के होठों से जोड़ लिया। वही ये होते ही आरजू की आंखें हैरानी से फैल गए। अब कैसे रिएक्ट करेगी आरजू? क्या वो यक्षांश से दूर हो जाएगी? क्या यक्षांश आरजू को एक्सेप्ट करेगा या फिर जो हुआ उसे भूल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहे मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपने भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।